बिहार में 7 अगस्त से खुलेंगे 9वीं और 10वीं के सरकारी और निजी स्कूल। धार्मिक स्थलों पर जारी रहेगी पाबंदी। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जमुई पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा संगठन में बदलाव की जरूरत, गरीबों का कल्याण करना ही लक्ष्य। पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप, दियारा इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। पुनपुन का भी जलस्तर बढ़ने से दीदारगंज के कई इलाके जलमग्न। खगड़िया में करंट लगने से 2 लोगों की गई जान। महिला को बचाने में युवक की भी मौत। बल्ब बदलने के दौरान हुआ हादसा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास। ओलंपिक में 4 दशक बाद जीता पदक। जीत पर सीएम नीतीश ने दी बधाई। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जमुई से शेखपुरा जाने के क्रम में कहा कि संगठन में कुछ आंशिक बदलाव की आवश्यकता है। वहीं संगठन मजबूती से जनता के मुद्दों पर खड़ी रहे और गरीब लोगों का कल्याण करे, इसके लिए पार्टी हमेशा तैयार रहती है। आप लोगों के बीच में तो रिस्पॉन्स खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों के मन में निष्ठा का भाव, भरोसा का भाव बहुत ही अधिक है। परेशानी में लोग जरूर कोरोना के चलते दिखे, लेकिन उनको विश्वास है कि प्राकृतिक घटना है, उसमें तो किसी की मौत हो गई, लेकिन आगे जो राहत की व्यवस्था हो सकती है, सरकार से जो अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार काम कर रही है, करेगी, यह लोगों के मन में भरोसा है। बिहार में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद अनलॉक 6 का गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में कक्षा 5 से ऊपर के क्लास को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं राज्य में सभी कोचिंग को भी अब खोला जा सकता है। वहीं अनलॉक 6 के गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। तो आपको बता दें कि जो सिनेमा हॉल है, मॉल है, उसको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही जो कोचिंग संस्थान होंगे वो 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। तो अनलॉक 6 में कई जो छूट है वो दे दी गई है। छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है और जो पाबंदियां हैं वो अब धीरे धीरे अनलॉक में कम होती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर एक चीजों की जानकारी दी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद फैसला लिया गया। जहानाबाद से खबर, जहां पुलिस कस्टडी में युवक ने खुदकुशी की है। बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जहानाबाद के घोसी में पुलिस कस्टडी में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि बीती रात बाइक चोरी के आरोप में युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मृतक लखावार गांव का रहने वाला था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे एसपी खुद जांच में जुटे हुए हैं। तो जहानाबाद से बड़ी खबर, जहां पुलिस कस्टडी में युवक ने खुदकुशी कर ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस कस्टडी में युवक ने खुदकुशी कर ली है। बाइक चोरी के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद से जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस कस्टडी में युवक ने खुदकुशी कैसे कर ली है। तो जहानाबाद की ये तस्वीर, जहां पुलिस कस्टडी में युवक ने आत्महत्या कर ली है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आसपास के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही सवाल खड़ा हो रहा है कि जब पुलिस ने इस शख्स को कस्टडी में लिया था तो आखिर इसने खुदकुशी कैसे कर ली। बाइक चोरी के आरोप में इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की थी। तो जहानाबाद से खबर, जहां पुलिस कस्टडी में युवक ने खुदकुशी कर ली है और उसके बाद से हालात देखिए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। साथ ही काफी संख्या में लोगों का जो जुटान है वो नजर आ रहा है। तो जहानाबाद से ये खबर, जहां पुलिस कस्टडी में युवक ने खुदकुशी कर ली है। किस वजह से, कैसे खुदकुशी कर ली है, इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। ना ही पुलिस का कोई आधिकारिक बयान इस पूरी घटनाक्रम के बाद सामने आया है। लेकिन तस्वीरें जो सामने आई है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जहानाबाद में बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी इस शख्स की और इस शख्स ने पुलिस कस्टडी में ही
आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। बाइक चोरी के आरोप में इस शख्स की गिरफ्तारी की गई थी। बढ़ते आगे, पटना के अनिसाबाद स्थित एक निजी स्कूल में छात्रों और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सीबीएसई की 10वीं के रिजल्ट के बाद से ही छात्रों का हंगामा जारी है, जिसको लेकर छात्राएं और अभिभावक स्कूल में पहुंचे थे। आरोप है कि स्कूल की लापरवाही के कारण परीक्षा का रिजल्ट खराब हुआ। इस दौरान अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच नोकझोंक हो गई। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर मारपीट का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रिजल्ट की गड़बड़ी को लेकर के मारपीट का आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाया गया है। पटना के अनिसाबाद स्थित एक निजी स्कूल का ये मामला सामने आया है, जहां छात्राओं और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। सीबीएसई की 10वीं रिजल्ट आने के बाद से छात्र हंगामा कर रहे हैं, जिसको लेकर छात्राएं और अभिभावक स्कूल पहुंचे थे। आरोप लगाया है कि स्कूल की लापरवाही के कारण परीक्षा का रिजल्ट खराब हुआ है। इस दौरान अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच नोकझोंक हुई। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर मारपीट का आरोप लगाया है। यही आप लोग पर कहानियां बन रहा है, गलत नहीं दिखाया जाता। सोचिए पटना में गंगा नदी उफान पर है। गंगा का पानी दियारा इलाके में घुस गया है। साथ ही बिंद टोली में भी पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिंद टोली का इलाका बिल्कुल गंगा के रौद्र रूप में समा गया है। यह तस्वीर पटना की कुर्सी के पास की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिंद टोली इलाके का संपर्क मुख्य शहर से टूट गया है। लोगों के आने जाने के लिए नाव की भी व्यवस्था नहीं है। पटना सिटी के जल्ला में अब पुनपुन नदी का पानी का घुसना शुरू हो चुका है, जिसके बाद लोगों की नींद उड़ी हुई है। नदी के किनारे रह रहे मकानों में रहने वाले लोग डरे सहमे हुए हैं। रास्ते में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग थर्मोकॉल का सहारा लेकर रास्ता को पार कर रहे हैं। खेत खलिहान डूब चुका है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के कई पंचायतों में पुनपुन नदी का पानी घुस चुका है। पानी में हम लोग के रहने का शरण में घर में पानी घुसा हुआ है। खाना बनाने तक का जुड़ता है। जानवर सब रोड पर रखे हुए हैं। जानवर के चारा भी था, सब डूब गया। और हम लोग के रहने का कोई शरण नहीं। देखिए सांप बिच्छा काटता है, रात के ही चौकी पर शरण लिए हुए रहते हैं। और परिवार सब किसी तरह खाना वाना बनाए खा रहे हैं। पुनपुन का जलस्तर बढ़ने के यहाँ के लोगों की समस्या बहुत बड़ा समस्या हो गई है। उसके बाद जो है कि सारा धान की फसल डूब गया। जानवर के जो चारा भी बहुत बड़ा यहाँ कमी हो गया है। उसके बाद जो है कि आने जाने का दानापुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से दीघा में शमशान घाट जलमग्न हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शमशान घाट पूरी तरह से डूब गया है। अब परेशानी है कि लोगों को मुख्य सड़क के किनारे शवों को जलाना पड़ता है। प्राकृतिक से तो कोई जीत नहीं सकता है। अब प्लस में सारा जगह डूब गया है दीघा मसान घाट का। अब मजबूरी में कहाँ किया जाएगा, रास्ता थोड़ा बचा उसी पर हो रहा है। और पानी घटता है तो अपने आप सुविधा हो जाएगा, और पानी बढ़ता है और तो दिक्कत और बढ़ेगा। हो सकता है कि मजबूरी में और रास्ता पर जलाना पड़ जाएगा। पब्लिक जो आते हैं शमशान घाट डेड बॉडी जलाने, बहुत परेशानी होता होगा। परेशानी तो बहुत। गोपालगंज में बीते दिनों बाढ़ से जहां भीषण तबाही हुई थी, वहीं बाढ़ का पानी कम होने से लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी मांझगढ़ प्रखंड में है, जहां इस प्रखंड की हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। वाल्मीकिनगर बराज से पिछले महीने करीब 4,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका असर गोपालगंज के 6 प्रखंडों में हुआ। जिले करीब 42 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, जबकि यहां की हजारों की आबादी बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुई थी। अब बाढ़ का पानी कम हो गया है, लेकिन माझागर प्रखंड के निमुया पंचायत के 15 वार्ड अभी भी बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। इस पंचायत का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिससे लोगों को आवागमन से लेकर हर दूसरी चीज के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि उनका हालचाल जानने के लिए कोई नहीं आ रहा है। सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें अब तक कोई भी राहत सामग्री नहीं दी गई है। यह पंचायत के बगल में मसूदपुर पंचायत है और इसके बगल में रूपंछा पंचायत है। ये टोटल आबादी करीब 20 से 25 हजार की आबादी है और यह आबादी हर एक साल बाढ़ का दंश झेलती है। और ये बाढ़ आती है और तबाही के मंजर लेकर आती है, और ये जितने लोग खेती गृहस्थी करते हैं किसान, सबको खत्म करके चली जाती है और हर साल इस तबाही को झेलते हैं।
और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई है। बिहार की अर्थव्यवस्था पर बातचीत हुई है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये अहम मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातचीत जो है वो तारकिशोर प्रसाद ने की है। और जो वित्तीय हालात है बिहार के, जो योजनाएं हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के जो बातचीत है वो की गई है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। तो दिल्ली से खबर, जहां तारकिशोर प्रसाद और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मुलाकात तारकिशोर प्रसाद और वित्त मंत्री की हुई है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से? बिल्कुल, देखिए राहुल, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र समाप्त होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री के प्रभारी भी हैं तारकिशोर प्रसाद दिल्ली दौरे पर हैं और आज उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उन्होंने निर्मला सीतारमण को जो बिहार में राज्य सरकार काम कर रही है, बिहार की का जो वित्तीय प्रबंधन है इसको लेकर के उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी और फिर बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बातचीत की है। और तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार को सहयोग करने का आग्रह किया है। तो निश्चित रूप से ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। राज्य के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के बीच में जो मुलाकात हुई है यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है। और आज तारकिशोर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था पर उनसे बातचीत हुई। अब देखना है कि केंद्रीय मंत्री बिहार को क्या सहयोग कर पाते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कोरोना का संकट का खत्म होने के बाद और मानसून सत्र समाप्त होने के बाद तारकिशोर प्रसाद की पहली यात्रा है और उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की है। जी शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आगे बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर के तारापुर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने तारापुर विधायक मेवालाल चौधरी की बेटी से मुलाकात की। इसके बाद वे पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अभी से तारापुर विधानसभा में होने वाले मध्यवर्ती चुनाव के लिए जागरूक किया जाए। दरअसल इस सीट से मेवालाल चौधरी विधायक थे, लेकिन उनकी आकस्मिक निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। और पार्टी का अपना तरीका है पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करना। हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं क्योंकि हम बगल के प्रभारी मंत्री हैं जमुई के, तो माननीय नेता ने जिम्मेवारी दी है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूती से रखना है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी जानकारी प्राप्त करना है। सरकार की तरफ से उसका किस तरह से निराकरण हो सकता है उसको हमको देख। नालंदा की घटना पर आरजेडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे प्रशासनिक चूक का परिणाम बताते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि नालंदा के छबीलापुर के लोदीपुर गांव में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। थाना के बगल में ही लोदीपुर ग्राम है जहां इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया। शासन को संज्ञान में दिया गया, शासन चुप्पी क्यों साधे रखे? प्रजनों का सीधा आरोप है, जमीनी विवाद हो या कारण कोई भी हो, आपसी रंजिश क्यों न हो, पर एक दिन के आपसी रंजिश का कारण इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। अगर जमीन विवाद है तो अंचलाधिकारी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। खगड़िया में टाउन थाना इलाके के जयप्रकाश नगर मोहल्ला में करंट की चपेट में आने से महिला सहित 2 की मौत हो गई। होल्डर में बल्ब लगाने के दौरान पहले महिला करंट में आई, फिर बचाने के दौरान एक युवक भी चपेट में आ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की माने तो महिला की पहचान बबीता देवी के रूप में हुई है, जो अलौली प्रखंड के रामपुर दक्षिण बारी टोला की रहने वाली थी, लेकिन युवक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। एक महिला है, अब नाम पता का सत्यापन नहीं हो रहा है कि किराया में महिला रहती थी। बिजली लग रहा है, बिजली तार पकड़े हुए हैं। अच्छा, जिससे लगता है करंट लग गया है। उसी में दोनों की मौत, दोनों में पुराने का। मुंगेर में टेटिया बंबर थाना क्षेत्र बिछी चांचर निवासी वकील यादव के 20 वर्षीय पुत्र धनंजय का उसके दोस्तों ने ही 5 दिनों पहले घर से बुलाकर उसका अपहरण कर लिया। धनंजय के परिजनों की माने तो 31 जुलाई की शाम 4:30 बजे धनंजय का मित्र उमाकांत मोटरसाइकिल से आया और पार्टी करने के नाम पर धनंजय को अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया। और जब देर रात धनंजय अपने घर नहीं लौटा तो धनंजय के परिजनों ने उमाकांत के नंबर पर फोन करके पूछा, तो उमाकांत ने कहा कि वो काफी पहले ही मेरे पास से जा चुका है, जिसकी सूचना धनंजय के
परिजनों ने दूसरे ही दिन स्थानीय थाना टेटिया बम्बर को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों के निशानदेही पर थाना क्षेत्र के डांगरा के जंगलों में डॉग स्क्वाड की टीम के साथ छानबीन की। आया मेरा घर पे 4:30 बजे। अच्छा। उसके बाद धनराज कुमार मेरा भाई सो गया था ऊपर में। अच्छा। छत पर था। उसके बाद उसको कॉल किया। उसके बाद वो बोला कि नीचे हुआ पार्टी है, चलना है पतघागर। उसके बाद गया। उसके बाद बोलने की आ जाना तुरंत। बोला कि हाँ हम आ रहे हैं तुरंत। उसके बाद फिर हम 8:30 बजे रात को उसको कॉल किए। उसके बाद उसका मोबाइल से आवाज़ आया कि अपने बाबू बचाओ, मर जाएंगे। इतने में कॉल कट गया। उसके बाद दोबारा लगाए तो मोबाइल। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर पिकअप पर लोड जहां 42 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है, वहीं घर में छापेमारी कर 5 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि लाखों थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में अवैध शराब की खेप पहुंच रही है। इसी सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां से भगवानपुर गांव के सड़क से पिकअप पर लोड 42 कार्टन शराब बरामद किया गया, जबकि इस दौरान पुलिस को देखकर पिकअप पर सवार चालक भागने में सफल रहा। इसके बाद पुलिस ने भगवानपुर गांव के वार्ड नंबर 3 स्थित किरण देवी के घर छापेमारी की, जहां से 5 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया और मौके से किरण देवी को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि शराब हरियाणा निर्मित है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शराब तस्करी के कौन-कौन और किन-किन लोगों की संलिप्तता शामिल है। तो गुप्त सूचना मिली थी कि भगवानपुर रेलवे ढाला के तरफ से कहीं से पिकअप आ रही है, वहाँ पे उसमें शराब लोड है। तो हम गुप्त सूचना को सत्यापित करने के लिए वहाँ पे टीम का गठन करके पहुँचे तो एक पिकअप पाया गया, जिसमें कि एक शराब की बरामदगी हुई है, जो हरियाणा निर्मित बताया गया है। कुल उसमें 42 कार्टून की बरामदगी हुई है। उसी दरमियान वार्ड नंबर 3 से ही किरण देवी पति अरविंद तांती के घर की भी छापेमारी की गई, जिसमें उसके यहाँ से 5 कार्टून की शराब की बरामदगी हुई है। मौके से एक महिला किरण देवी को। गया शहर का विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर पिंडदान कर्मकांड के लिए जाना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए देश विदेश से लोग गया जी आते हैं और विष्णुपद मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। पिंडदान और तर्पण कर्मकांड होने से गया के पंडा समाज और पिंडदान सामग्री बेचने वाले अन्य लोग इस पर निर्भर हैं, जिससे उनके घर की जीविका चलती है। लेकिन कोरोना महामारी ने यह वीरानी उत्पन्न कर दी है। विष्णुपद मंदिर का मुख्य द्वार बंद है। मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठे पंडे श्रद्धालुओं को आने का इंतजार करते हैं। आसपास की दुकानों में भी वीरानी छाई हुई है। अभी हम खड़े हैं गया शहर के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास। आप हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं कि विष्णुपद मंदिर है, जो सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रख्यात है। मुख्य रूप से यहाँ पिंडदान की प्रक्रिया की जाती है। देश दुनिया से लोग आते हैं और पिंडदान और तर्पण कांड करते हैं, ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन कोरोना के कारण यह मंदिर बंद है। जो थोड़े बहुत श्रद्धालु आते भी हैं, वो बाहर से ही दर्शन कर पूजा पाठ कर लौट जाते हैं। लेकिन मंदिर न खुलने से स्थानीय पंडा समाज, जो कि पूरी इसी मंदिर पर और पिंडदान कर्मकांड पर उनकी जीविका आधारित होती है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय पंडा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये मंदिर बंद है, क्या परेशानी है आप लोग को? परेशानी तो हम लोग को पूरे गया पाल समाज को परेशानी है। अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन चौपट हो गया और इसका असर जो है कि पूरे बिहार तक ये नज़र आ रहा है कि अर्थव्यवस्था डैमेज है। अब रह गई बात कि जब तक चीफ मिनिस्टर इसका गाइडलाइन नहीं देते हैं, तब भी जिलाधिकारी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल में तो हम लोग को परेशानी है, लेकिन अगर बिहार सरकार कोई गाइडलाइन के हिसाब से मंदिर खोलने का अनुमति देते हैं तो हम खोलने के लिए तैयार हैं। परेशानी ही परेशानी है। हम लोग को तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो कैसे फिर चल रहा है? चल रहा है, कर ले रहे हैं किसी से। स्थानीय प्रशासन की कोई मदद नहीं प्रशासन का। तो 2 साल से फिर जैसे तैसे चल रहा है। घर चलाना मुश्किल है, सरकार लोग को कोई ध्यान नहीं है। कैसे सभी चीज़ को खोल रखे हैं और मंदिर को, स्कूल को बंद रखे हैं। तो जीवन यापन कैसे चल रहा है? जीवन यापन किस तरह से चलेगा? डेली जो आता है 10-20 उसी में परिवार को चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पिंडदान के लिए जाना जाता है, तो अब पिंडदान जो सामग्री बिकती थी उसकी क्या स्थिति है अभी?
इसके लिए विशेष जानकारी तो आपको घाट पे ही मिलेगी, लेकिन माहौल तो आप देख रहे हैं, जब दर्शनार्थी नहीं है, पिंडदानी नहीं है, तो क्या किसी का दुकानदार का चलेगा। केंद्र की सामग्री भी नहीं बिक रही, कुछ नहीं। बहुत परेशानियों से इनकी बच्चे की भूखे जर्जर हो गए, कई कारण हैं। तो व्यवसाय का भी घाटा अच्छा कर, बहुत व्यवसायियों का इतना घाटा चल रहा है कि अपने दुकान का भी, अपने परिवार का भी नहीं चला पा रहे। अब तो करोड़ों रुपया का घाटा करोड़ों रुपये का घाटा सह रहा है। देसी तीर्थ यात्री सबका आना जाना यहाँ पर बंद है। जैसे तैसे लोगों की जीवन चल रही है। अब इनकी एक ही मांग है कि अब किसी तरह से मंदिर को खोला जाए, कोरोना का जो गाइडलाइन है उसे अपनाते हुए, क्योंकि अब जीवन बसर करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। करोड़ों का घाटा के बावजूद भी ये लोग अब सरकार से आस लगाए हुए हैं कि शायद उनके दिन सुधारने में सरकार उनकी मदद करे। कशिश के लिए गया से केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स निर्माण की घोषणा वर्ष 2015-16 के बजट सेशन में की थी और इस नए एम्स को 4 वर्ष में पूरे कर लेने की बात कही गई थी, लेकिन तकरीबन 5 साल बीत जाने के बाद भी एम्स निर्माण की बात तो दूर, निर्माण स्थल पर एक ईंट तक नहीं जोड़ा गया, न ही अब तक एम्स के लिए शिलान्यास हुआ है। यहाँ बताना जरूरी है कि नए एम्स का निर्माण दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस में बनना तय है और इसके लिए तकरीबन 200 एकड़ जमीन भी देने की स्वीकृति मिल गई है। लंबे समय के बाद पिछले तकरीबन 4 दिन पहले ही बिहार सरकार ने इस जमीन पर मिट्टी भराई की स्वीकृति भी दी है, लेकिन लेट लतीफी कारण अब तक जमीन पर कोई काम होता नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों में नाराजगी बढ़ी हुई है। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने एक अनोखे अंदाज में मुहिम छेड़ा है। राम मंदिर निर्माण की तर्ज पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग एम्स निर्माण के लिए आम लोगों से घर घर जाकर एक ईंट मांग रहे हैं, ताकि सरकार अगर एम्स का निर्माण नहीं कर रही है तो वे लोग खुद ही जन सहयोग से 8 सितंबर को खुद दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस में एम्स का शिलान्यास करेंगे। 1 तारीख को आम जनमानस के साथ और मिथिला स्टूडेंट के सभी पदाधिकारी एक साथ बैठ के हम लोगों ने विचार किया, जो सरकार का जो प्रस्तावित एम्स है, बिहार का दूसरा एम्स, वो जल्द से जल्द अब उसका शिलान्यास करे। लेकिन सरकार आज चिन्ह निंद्रा में सोई हुई है। मिथिला के साथ शुरू से ही सरकार, मल्टी सरकार और ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो शुरू से सौतेलापूर्ण व्यवहार करते आ रही है। हम लोगों ने इस सरकार की तानाशाही रवैया को देखते हुए हम लोगों ने ठाना है, जो हम लोग घर घर जाएंगे, ईंट मांगेंगे और एम्स का शिलान्यास खुद करेंगे। 8 तारीख को हम लोग ये आंदोलन का एक डेट घोषित किए हैं, जिसमें सभी लोग घर घर से निकल के आएंगे। समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी से लोग निकल के आएंगे और उस दिन हम लोग एम्स का शिलान्यास करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक के पास देर रात दर्जनों की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने दुकान का शटर काटकर 3 लाख के जेवरात लूट लिए। पकड़ने की कोशिश करने पर 2 लोगों की अपराधियों ने पिटाई कर दी, साथ ही सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित दुकानदार साहिबगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। आरजेडी के प्रदेश प्रतिनिधि मंडल ने कटिहार में दिवंगत महापौर शिवराज पासवान के घर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे मनेर विधायक सह प्रदेश प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है, कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है। आरजेडी नेता ने कहा कि परिवार के लोगों से बात की है, परिजनों की बात से लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों के संरक्षण में यह हत्या हुई है। हाल के दिनों में महापौर शिवराज पासवान का राजनीतिक कद काफी तेजी से बढ़ रहा था, इसी कारण उनकी हत्या कर दी गई। आरजेडी इस पूरे मामले में प्रदेश से लेकर कटिहार तक लगातार आंदोलन चलाकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेगी। शिवराज पासवान जी जो यहाँ के मेयर थे और 29 तारीख की घटना है और 29 तारीख की 30 तारीख को सदन में भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मामले को उठाया था और बाहर में भी उन्होंने भी बोला था। और चूंकि मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के हम बिहार के, तो हम भी अपने स्तर से आप लोग के माध्यम से उनकी हत्या के बारे में लोगों को जानकारी दिया और सरकार को घेरने का काम किया। और इस राज्य में हर आदमी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, जनप्रतिनिधि हो, आम आवाम हो, हर लोग असुरक्षित। पटना में मद्य निषेध विभाग ने रुचि कुमारी, अवर निरीक्षक मद्य निषेध विभाग अश्वनी कुमार, अवर निरीक्षक मद्य निषेध विभाग सहित 4 सिपाही को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। दरअसल गर्दनीबाग थाना इलाके से अप्रैल महीने में शराब के साथ 2 युवकों को पकड़ा गया था। पुलिस पर इस मामले में एक आरोपी युवक को छोड़ने और गिरफ्तार दूसरे युवक पर 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं करने का आरोप लगा है।
60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करने से अभियुक्त को जमानत का लाभ मिल जाने की खबर को कशिश ने भी प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद निषेध विभाग ने जांच का आदेश दिया था। दरभंगा में केवटी थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक बाढ़ पोखर तालाब में एक महिला का शव पानी में कुंभी के बीच मिला। शौच करने गए लोगों की नजर शव पर पड़ी तो इलाके में आग की तरह खबर फैल गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि गला रेत कर हत्या की गई है और शव को तालाब में फेंक दिया गया है। बाढ़ पोखर तालाब में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है जो गला रहता हुआ था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने लाश को बरामद किया और साइड पोस्टमार्टम वगैरह के लिए लाश को ले गया। लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। हम ये चाहते हैं कि सही जांच हो, न्यायपूर्वक जांच हो और हत्यारा बचे नहीं। खबर सहरसा से है, जहां पतरघाट उपी क्षेत्र के किशनपुर पंचायत स्थित ठाकुरबाड़ी पोखर में अज्ञात महिला और बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की जानकारी पतरघाट उपी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों शव को पोखर से बाहर निकाल और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीबीएसई रिजल्ट के बाद छात्रों का बवाल जारी है। छात्र और परिजन सीधे स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल की लापरवाही से छात्र छात्राओं का अंक सही रूप से नहीं मिला, जिसके कारण सभी छात्रों का परीक्षा फल में मिले नंबर कम है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो उन्होंने मापदंड अपनाया, वो मापदंड मैं कहता हूँ कि किसी भी तरह से विद्यालय के पक्ष में नहीं था। इसमें तो विद्यार्थियों के जो है कि लाइफ से खिलवाड़ की। और इस बीच आरा से बड़ी खबर, जहां सीएसपी संचालक से 1,10,000 रुपए की लूट की खबर सामने आ रही है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुड़िया गांव के पास लूट हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। तो इस वक्त बड़ी खबर आरा से, जहां सीएसपी संचालक से 1,10,000 की लूट की गई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने 1980 के बाद पहली बार ओलंपिक में कोई पदक अपने नाम किया है। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल की बदौलत भारत को 2 बार पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे। कांस्य पदक के प्ले ऑफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता है और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।